इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्लिश के अल्फाज जो अंग्रेज़ लोग बहुत ही ज़्यादा आपस की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, वो हम सीखेंगे। शुरू करते हैं आज का सबक। देखिए, पहला लफ्ज़ है इनसाइड आउट। जब भी अंग्रेज़ लोग काम करते हैं तो वो अपनी बातचीत में इन अल्फाज को अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है इनसाइड आउट, अंदर की तरफ बाहर। क्लॉथ हैविंग इनसाइड आउट, यानी जब ये लोग कपड़े धोते हैं जिसे लॉन्ड्री कहते हैं, तो बाज़ औक़ात कमीज को उल्टा कर लेते हैं, बाज़ औक़ात कपड़ों को उल्टा कर लेते हैं, अंदर की तरफ बाहर और बाहर की तरफ अंदर, तो इसे कहते हैं इनसाइड आउट। और जब कपड़ों को पहना जाता है तो फिर कपड़ों को ठीक किया जाता है, उनको पलटा जाता है, अंदर की साइड को बाहर की तरफ किया जाता है। अब इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। देखिए, आफ्टर लॉन्ड्री शी टर्न शर्ट इनसाइड आउट, यानी कपड़े धोने के बाद उसने यानी उस लड़की ने कमीज की अंदर की तरफ बाहर पलटी। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा इनसाइड आउट क्या है। नाज़रीन, अगले अल्फाज पढ़ने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को बताते चलें, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपनी फीडबैक भी दीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स हैं राइट साइड आउट। मसलन ये भी उसी तरह ही है, लेकिन फर्ज कीजिए कि कमीज तो ठीक है लेकिन उसके बाजू अंदर की तरफ है। कपड़े धुलने के बाद बाजू अंदर की तरफ है, तो अब बाजुओं को सही तरीके से बाहर निकालने के लिए हम कहते हैं राइट साइड आउट। देखिए, आई नीड द शर्ट राइट साइड आउट। देखा, अब पूरी कमीज तो आपको पलटने की जरूरत नहीं है क्योंकि कमीज के सिर्फ बाजू अंदर की तरफ रह गए धोने के बाद, तो जुमला बोला जाता है आई नीड द शर्ट राइट साइड आउट। देखिए, मुझे कमीज की सही तरफ बाहर करनी है। ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं इसी से मुतालिक एक और जुमला। आफ्टर लॉन्ड्री मॉम टर्न्स राइट साइड आउट ऑफ क्लॉथ्स। कपड़े धुलने के बाद मम्मी कपड़ों की सही तरफ बाहर करती है, तो ये भी इनसाइड आउट की तरह ही है, लेकिन इसमें है जो सही तरफ है उसको बाहर निकालना। तो ये भी अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की बातचीत में। नाज़रीन, आज के लेसन में हम 7 अल्फाज पढ़ेंगे जो अंग्रेज लोग अक्सर अपनी रूटीन की कन्वर्सेशन में, रूटीन की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको भी ये अल्फाज आते हो तो आप उनके साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं। ना सिर्फ उनके साथ बल्कि अच्छी बातचीत कर सकते हैं, फ्लुएंट यानी रवानी के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं किसी से भी। चलिए अब तीसरे अल्फाज पे आते हैं। ये है कम्फी। कम्फी का मतलब है आरामदेह। COMFY, कम्फी। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम देखते हैं इसका पूरा लफ्ज क्या है। ये निकला है कंफर्टेबल से। कंफर्टेबल इसका मतलब है आरामदेह। अब इसी की शॉर्ट फॉर्म है असल में कम्फी। तो बजाय के अंग्रेज लोग कंफर्टेबल बोले, वो बोलते हैं कम्फी, तो वो ज्यादातर कम्फी बोल जाते हैं रवानी वाली इंग्लिश में। अब यहाँ पर बताते चले कि ये लफ्ज तो है कंफर्टेबल, लेकिन इसमें ये वाला ओ प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो ये बन जाता है कंफर्टेबल। ठीक है, आपने बोलते वक्त ध्यान रखना है कि आपने इस ओ को प्रोनाउंस नहीं करना, जल्दी से कंफर्टेबल बोलना है। कंफर्टेबल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यह कंफर्टेबल जिसका मुखफ़फ़ हो गया कम्फी। अब हम कम्फी को इस्तेमाल करेंगे एक जुमले में ताकि हमें इसका मतलब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो जुमला है दिस स्वेटर इज वेरी कम्फी इन विंटर्स। मतलब है सर्दियों में ये स्वेटर बहुत आरामदेह है, यानी सर्दियों में, विंटर्स में ये स्वेटर। अब ये है स्वेटर निकला है स्वेट से। देखिए SWEAT, स्वेट का मतलब होता है पसीना। तो अब ये बन गया स्वेटर यानी पसीना लाने वाली। लेकिन हमें पता है ऊन से बुनी हुई जो कमीज नुमा चीज है उसे स्वेटर कहते हैं। तो दिस स्वेटर इज वेरी कम्फी। अब देखा आपने, कम्फी यानी ये स्वेटर बहुत आरामदेह है विंटर्स में, सर्दियों में स्वेटर बहुत आरामदेह है। तो उम्मीद है आपको कम्फी का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बजाय कि आप कंफर्टेबल यूज करें, आप कम्फी भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा लफ्ज। ये है क्लीन अप अ मेस। ये भी बहुत ज्यादा अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की रूटीन में, बातचीत में
खासतौर पर जो वालिदैन हैं वो बच्चों को तो ये कहते ही रहते हैं, क्लीन अप अ मेस। अब इसका मतलब समझते हैं और फिर हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करके भी समझेंगे। तो इसका मतलब है टू क्लीन अप व्हेन समथिंग स्पिल फेल, यानी साफ करना जब कुछ गिर जाए, छलक जाए। ठीक है, छलक जाए, जैसा कि कोई शरबत आपसे गिर गया या कोई पाउडर जमीन पर गिर गया तो वो मेस हो गया। मेस यानी गंद। तो हम कहते हैं उस गंद को साफ करना। उर्दू में देखिए, साफ करना अगर कुछ गिर जाए या छलक जाए। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं जुमले में। देखिए, इट्स गुड हैबिट टू क्लीन अप वंस ओन मेस बिफोर समवन मेंशंस। अच्छी बात है। जुमला देखिए, ये एक अच्छी आदत है अपना मचाया हुआ, यानी अपना मचाया हुआ ओन, देखिए वो अपना मचाया हुआ गंद साफ करना इससे पहले कोई कहे। अब यहाँ पर देखिए, इट्स अ गुड हैबिट, ये अच्छी आदत है। अब देखिए यहाँ पर इट और इज दोनों को इकट्ठा लिखा गया है। आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ एस को इट के साथ जोड़ दिया गया है, तो ये बन जाता है इट्स। आप इट इज भी कह सकते हैं, लेकिन बोलचाल की इंग्लिश में इसे पढ़ा जाता है इट्स। अ गुड हैबिट, गुड अच्छी, हैबिट आदत। टू क्लीन करने की, साफ, क्लीन अप साफ करने की, वंस ओन अपना, मेस गंद, बिफोर इससे बेशतर, इससे पहले, समवन कोई। अब मेंशंस है तो इसका मतलब यहाँ पर बन जाएगा हमारे उर्दू में कोई कहे, कोई इशारा करे, कोई कहे। तो जुमले का मतलब बन गया ये एक अच्छी आदत है कि अपना मचाया हुआ गंद साफ करना इससे पहले कि कोई कहे। अब क्लीन अप अ मेस तो अल्फाज का एक ग्रुप है, लेकिन इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं इनको आप कैसे कैसे और इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीन अप अ मेस, ठीक है। अब आप कह सकते हैं क्लीन अप माई मेस, इसको भी आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई क्लीन अप माई मेस, मैं अपना मचाया हुआ जो मेस है, गंद है, साफ करता हूँ। माई मेस, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं योर मेस। आप कह सकते हैं यू शुड, आपको चाहिए क्लीन अप, साफ करो, योर मेस, अपना कूड़ा, अपना गंद या जो भी फैलाया हुआ सामान है। तो अब देखा आपने, क्लीन अप माई मेस, क्लीन अप योर मेस। इसी तरह से क्लीन अप आवर मेस, हम ये भी बोल सकते हैं वी शुड क्लीन अप आवर मेस, हमें अपना कूड़ा, गंद या जो भी मचाया हुआ है या जो भी फैला रखा है उसे साफ करना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्लीन अप अ मेस को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीन अप माई मेस, क्लीन अप योर मेस, क्लीन अप आवर मेस। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्लीन अप अ मेस इसका मतलब क्या है और इसको जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करना है। चलिए अब देखते हैं चौथा लफ्ज, ये है फादर फिगर। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश कन्वर्सेशन में। इसका मतलब क्या है? अ मैन लाइक अ फादर, एक शख्स बाप की तरह, इसे फादर फिगर कहते हैं। इसके अलावा इसका मतलब फादर फिगर, अ मैन दैट एक्ट्स एज अ रोल मॉडल फॉर समवन, इसका मतलब है एक शख्स जो एक रोल मॉडल होता है किसी के लिए, तो उसे फादर फिगर कहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं जुमले से। जुमला है माई टीचर इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, मेरा उस्ताद मेरे लिए बाप की तरह है। इन देखा गया है अक्सर लोगों में कि वालिद की हैसियत, फादर की हैसियत, बाप की हैसियत एक रोल मॉडल की तरह होती है। तो इसीलिए जुमला ऐसा बना कि माई टीचर, कि मेरा जो उस्ताद है वो बिल्कुल बाप जैसा है, बाप की शख्सियत जैसा है, फादर फिगर है, बाप की तरह है। यानी आप बाप में जो क्वालिटीज देखते हैं, जो अच्छाइयाँ देखते हैं, जैसा कि रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं, तो अब आप जब कंपेयर करते हैं किसी को तो आप कहते हैं ही इज लाइक अ फादर फिगर। अब माई टीचर भी हो सकता है, दैट मैन वो शख्स, माई अंकल या मेरे दोस्त का वालिद वो भी फादर फिगर है, या कोई भी शख्स जो आपको लगता हो कि एक रोल मॉडल है आपके वालिद की तरह, तो आप बोल सकते हैं लाइक अ फादर फिगर। अब इसके बाद देखिए टू मी, यानी मेरे लिए है। माई टीचर्स आर लाइक अ फादर फिगर टू मी। इसके साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर मेरे लिए है तो टू मी, अगर आपके लिए है तो टू यू, अगर हम सब के लिए है टू अस। तो इस तरह से आप फादर फिगर के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए पांचवा लफ्ज देखते हैं, ये है इन चार्ज ऑफ। इन चार्ज ऑफ का मतलब है रिस्पॉन्सिबल फॉर और हैविंग कंट्रोल ओवर समथिंग। इसका मतलब है जिम्मेदार होना, यानी किसी चीज के लिए आप जिम्मेदार हो या किसी चीज पर कंट्रोल हो, तो आप कहते हैं इन चार्ज ऑफ। इसको समझ लेते हैं जुमले से। ये देखिए, आई एम इन चार्ज ऑफ सेफ्टी
एट द वर्क प्लेस। इसका मतलब है मैं हिफाजती इकदाम का जिम्मेदार हूँ काम वाली जगह पर। अब देखिए आई एम इन चार्ज ऑफ सेफ्टी, यानी मैं हूँ जिम्मेदार सेफ्टी का, हिफाजती इकदाम का। कहाँ पर? एट द वर्क प्लेस, काम वाली जगह पर। वर्क प्लेस कहते हैं काम वाली जगह को। और आपने देखा इन चार्ज ऑफ सेफ्टी, यानी सेफ्टी का, हिफाजती इकदाम का जिम्मेदार हूँ, आई एम। तो इस तरह से आप इन चार्ज ऑफ को रूटीन की इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। चलिए अब छठे नंबर पर देखिए, टू गेट इन हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डेली कन्वर्सेशन में। इसका मतलब है टू डेवलप अ रेगुलर रूटीन और पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी एक लगातार करने की आदत डालना। किसी काम को लगातार करने की आदत को डालने को कहते हैं टू गेट इन द हैबिट। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं जुमले से। ये देखिए, टू गेट इन द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, इसका जुमला है आई वॉन्ट ऑल द व्यूअर्स टू गेट इन द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। देखिए, मैं चाहता हूं सभी देखने वाले इंग्लिश सीखने की आदत में आ जाएं। देखिए, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, ऑल द व्यूअर्स, तमाम देखने वाले, टू गेट इन द हैबिट, के आदत में आ जाएं। किसकी? ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने की। अब यहां पर देखिए, ये तो लर्न है यानी सीखना, लेकिन जब इसकी फॉर्म आईएनजी के साथ है तो ये है लर्निंग। लेकिन आईएनजी को हमने रेड क्यों रखा है? ये आपको समझाने के लिए रखा है। जब भी आप इन अल्फाज को यूज करें, टू गेट इन द हैबिट ऑफ, तो उसके बाद आपने जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी का इजाफा जरूर करना है। टू गेट इन द हैबिट ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग के बजाय मैं पकाना यूज करूं तो उसके लिए होगा कुक, और इन अल्फाज के साथ आ जाएगा टू गेट इन द हैबिट ऑफ कुकिंग। ठीक है, टू गेट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, टू गेट इन द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करने की आदत में आ जाना। टू गेट इन द हैबिट ऑफ स्टडीइंग, के मुताला करने की आदत में आ जाना। तो इस तरह से आपने टू गेट इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब के साथ अपने आईएनजी का इजाफा जरूर करना है। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा टू गेट इन द हैबिट का मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, 7वें नंबर पर है लुक बैक फॉन्डली। इसका मतलब है टू रिमेंबर पास्ट एक्सपीरियंसेस विद वार्मथ एंड अफेक्शन। मतलब है माजी के तजुर्बों को खुशी से याद करना। कहा जाता है कि माजी कितना ही तल्ख क्यों ना हो, लेकिन आपको अच्छा लगता है, आप उसे याद करके अच्छा महसूस करते हैं। जैसा कि हम सभी बचपन के वक्त को याद करते हैं और हमें अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह का जुमला जिसे हम लुक बैक फॉन्डली को सीखेंगे। अच्छा, जुमले से पहले आपको बताते चलें, ये है लुक बैक और ये है फॉन्डली। फॉन्ड, ओ को आपने फोन्ड नहीं पढ़ना, अगर इसको फोन्ड कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओ यहाँ पर आ जैसी आवाज निकालता है। फॉन्डली, लुक बैक फॉन्डली। चलिए अब सीखते हैं जुमला लुक बैक फॉन्डली से। ये देखिए, वी लुक बैक फॉन्डली ऑन आवर चाइल्डहुड। देखिए, हम अपने बचपन को खुशी से याद करते हैं। देखिए, वी लुक बैक फॉन्डली, हम खुशी से याद करते हैं, देखते हैं किसको? ऑन आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन को। देखिए लुक, अब यहाँ पर देखिए लुक और इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज हुई है वो है ऑन, लुक ऑन। लेकिन लुक के बाद लुक बैक फॉन्डली ऑन आवर चाइल्डहुड, कि हम अपने बचपन को खुशी से याद करते हैं। तो नाज़रीन, कुछ और अल्फाज भी हैं, लेकिन लेसन ज्यादा तवील ना हो जाए इसलिए हम कुछ और अल्फाज आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको बताए गए तमाम अल्फाज अच्छे लगे होंगे और आपको समझ भी आ गई होगी और आप रोजमर्रा की इंग्लिश में इन्हें यूज भी करना शुरू कर देंगे। लेसन्स को बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से ये अल्फाज आ जाए और अच्छे तरीके से सीखने के बाद आप खुद ब खुद इनको इस्तेमाल करने लगेंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को एक बार फिर याद दहानी कराते चलें कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपनी फीडबैक जरूर दें। अगर आपने कुछ समझना हो तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाकर तफसील से आपका सवाल क्लियर किया जाए, जिससे किसी एक इंसान का नहीं बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।